हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? टीच फॉर क्लास 8। अब तक हम लोगों ने पहला लेसन पढ़ा। अब आज हम लोग सेकंड लेसन मतलब दूसरा लेसन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे। हमारा दूसरा लेसन है वर्ण विचार और उच्चारण। कहने का मतलब है कि वर्ण क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मनुष्य ने मुख से उच्चरित ध्वनियों को भाषा का रूप दिया। ध्वनियों को का लिखित रूप वर्ण कहलाया। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे अ आ क ख आदि। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिनका और खंड नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ ब ख रि ए आदि। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के ही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। देखो, प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्णमाला। अब देखो, वर्णमाला क्या है? वर्ण प्लस माला यानी वर्णों की माला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है वह स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये संख्या में 11 होते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वर के भेद। स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है हास्य स्वर। हास्य स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ और री। ये संख्या में 4 होते हैं। इन्हीं चारों को हास्य स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर क्या है? जैसे बच्चों, हम लोग नाम से ही जान रहे हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, जिसको बोलने में इस हास्य स्वर का दुगुना समय लगता हो, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब नंबर 3 पे हमारा आता है प्लित स्वर। अब प्लित स्वर क्या है? यह जो है हास्य स्वर का, इसमें 3 गुना समय लगता है बोलने में। कहने का मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वह प्लित स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। फिर आता है स्वरों का प्रयोग। अब देखो, स्वर का प्रयोग कैसे किया जाता है। स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। पहला है स्वतंत्र रूप में, जैसे आइए, आओ, आए आदि। क्योंकि इसमें देखो सब स्वर ही हैं। आ ई ए आ ओ, ये सब स्वर हैं। लेकिन जब व्यंजन के साथ मिलकर इनका प्रयोग होता है स्वरों का, तो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब देखो, व्यंजन के साथ मिलकर, जैसे जाओ। जा पे आक मात्रा लगा है ना, ए आला आक मात्रा, तो यहाँ पे लगा है, तो इसलिए इसका रूप चेंज हो गया है। तो यहाँ पे यह मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया है। जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है तो स्वरों का रूप बदलकर छोटा हो जाता है। स्वरों का यही संक्षिप्त रूप ही चिन्ह या मात्रा कहलाता है। जब स्वरों का रूप बदल जाता है तो उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं एवं उनके व्यंजन के साथ संयोग देखिए क्या है। ये स्वर हमारे हैं, ये मात्राएं हैं। स्वरों का बदला हुआ रूप मतलब जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं उसी चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं।
बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि स्वरों का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है, जो उसके चिन्ह होते हैं वही मात्रा है। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पहला है स्वरों का वर्गीकरण इनका वर्गीकरण हम इस प्रकार से करते हैं। देखो पहला है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर क्या है? क हास्य स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। और दूसरे पे दीर्घ स्वर है। इन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरा है देखो जीभ के भाग के आधार पर। बच्चों हम बोलते समय जितने भी वर्ण या शब्द बोलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आम भूमिका होती है हमारे जीभ की। जीभ ही मुंह में जैसे जिस प्रकार से हम वर्ण को बोलते हैं वैसे ही वो मतलब मुंह में ऊपर नीचे होती रहती है। अब देखिए कैसे। का है अग्रभाग। अग्रभाग मतलब जीभ के अग्रभाग से हम कैसे, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है ये हैं ई, ए तथा ए। दूसरा है मध्य भाग से। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है यह है आ। ग पश्य भाग मतलब पीछे के भाग से। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्य भाग से होता है वह है आ, उ, ओ, औ तथा अंका। अब देखो तथा आ। तीसरा है नाक और मुख से हवा निकलने के आधार पर। का निर्नुनासिक स्वर। अब देखो इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलती है। ए हैं ई, ए, ओ, तथा आ। अनुनासिक स्वर क्या है? देखो खा है अनुनासिक स्वर। इन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा जो है नाक और मुख दोनों से बाहर आती हैं। ए हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब देखो व्यंजन नंबर 2 पे हमारा। अभी तक हम स्वर के बारे में समझे, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट व्यंजन पे। व्यंजन क्या है? व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वह हमेशा स्वर की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। देखो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के भेद देखो। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख में किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 27 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। 27 का मतलब है ये, जबकि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 ही होते हैं। इसमें से देखिए ड ढ यहाँ पे है लेकिन यहाँ बाहर दे दिया गया है, इसको जोड़ के यहाँ पे 27 बताया गया है, लेकिन रियल में ये 25 ही होते हैं क्योंकि हर वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, इसलिए 5 वर्गों का यहाँ पे बात की गई है। देखो 5 वर्ग ही हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। का वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, अंग। ऐसे ही चा वर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ण आएंगे। फिर टा के लास्ट में हमारा पा वर्ग है जिसमें प, फ, ब, भ, म। कहने का मतलब है स्पर्श व्यंजन में क से लेके म तक हमारा कौन सा व्यंजन है? तो हमारा स्पर्श व्यंजन है। फिर हम आते हैं अंतःस्थ व्यंजन पे। जिन वर्णों के उच्चारण में भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। ये हैं या, र, ला, वा। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, अर्थात वायु मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ये हैं सा, ख, सा तथा स्त्रा। सॉरी बच्चों, उस व्यंजन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये हैं सा, ख, सा तथा हा। जो हमने स्रा कह दिया वो गलती से निकल गया, सॉरी। फिर हम देखते हैं
उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन बच्चों वही है जो अभी हमने बताया कि स्पर्श मुख में किसी न किसी भाग का जीभ स्पर्श करते हुए होते, तो वो वही का से म तक हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। फिर हमारा आता है ख संघर्षी व्यंजन। वह व्यंजन जिनके उच्चारण में दो अंग स्पर्श तो न करें किंतु इनके निकट आ जाएं और हवा का घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलना पड़े, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन हैं सा, श, ह, ज तथा फ। फिर है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते समय दो अंग स्पर्श करते हैं और साथ ही एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वायु का संघर्ष करते हुए बाहर निकलना पड़ता है। ये हैं च, छ, ज तथा झ। नासिक के व्यंजन के नासिक मतलब जो नासिका से बोले जाते हैं, नाक के द्वारा बोले जाते हैं, उन व्यंजन वो ए वर्ग के पांचवें अक्षर जैसे क, ख, ग, घ, अंगा हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक व्यंजन होता है। देखिए इसमें अंगा, इया, ड़, न तथा मा। फिर है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या है बच्चों, देखो इस वर्ण के उच्चारण में जीभ बीच में स्पर्श कर बाहर निकलती है। और पार्श्विक व्यंजन सिर्फ हमारा एक ही है, वो है ला। ला जो है हमारा पार्श्विक व्यंजन है। फिर है उत्क्षिप्त व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ उठकर झटके से नीचे गिरती है, तो यह हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, ड तथा ढ। यह हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है। फिर आता है हमारा प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित मतलब जिसमें कंपन उत्पन्न होता है, वह हमारा र है। र जो है हमारा प्रकंपित व्यंजन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन क्या है, इन व्यंजनों में वायु स्वरों की भात बिना संघर्ष मुख से बाहर निकलती है। ये हैं य तथा वा। तो बच्चों इसको पढ़ लेना, दूसरी बार एक दो बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखो दूसरा पॉइंट हमारा है श्वास के आधार पर। पहला था प्रयत्न के आधार पर, दूसरा है श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर पहला पॉइंट हमारा है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन क्या है, यह जो हमारा वर्ग है, का वर्ग है, खा वर्ग है, जो हमारे व्यंजन हैं, इन व्यंजन ये जो हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। जैसे क, ग, अंग, च, ज, इया आदि, इसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। दूसरा हमारा महाप्राण व्यंजन है। अब देखो महाप्राण क्या है, मतलब जो अल्प प्राण से बच जाए। अब इसमें अल्प प्राण व्यंजन में एक ट्रिक देख लो क्या है। अगर हमें वैसे नहीं याद हो रहा है तो हम ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। अल्प प्राण में 1, 3, 5, तो हम ऐसे कह देंगे 1, 3, 5 अगर याद कर लो तो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो हमारा है वो अल्प प्राण है। फिर जो बचता है उसमें से वही हमारा महाप्राण है। बचता क्या है हमारा, दूसरा और चौथा। कहने का मतलब है 24 हमारा महाप्राण व्यंजन है। देखिए ख, घ, छ, झ, दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण व्यंजन है। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। अब स्वर तंत्रियों, इन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज मतलब मुख की निकलने वाली वायु में शामिल हो जाती है। जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, ड़। कहने का मतलब है पहला पॉइंट हमारा है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन क्या है, सघोष व्यंजन हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हमारा सघोष व्यंजन है। फिर सेकंड पॉइंट पे हमारा आता है अघोष व्यंजन। यह जो बचता देखो
प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन जो है वह हमारा अघोष व्यंजन है, और उसके बाद तीनों सा, ये सब अघोष व्यंजन हमारे हैं। फिर हम देखते एक वो देखो पॉइंट, सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। व्यंजनों के नीचे हलंत का न होना इसके सम्मिलित होने का बोधक है। कहने का मतलब है जिस वर्ण के नीचे हलंत लग जाएगा उसमें स्वर नहीं लगा होता है, जिसमें हलंत नहीं लगा है उस वर्ण में स्वर लगा होता है, वह तब व्यंजन कहलाएगा। आगत वर्ण क्या है? बाहर से आई हुई भाषाएं, जो वर्ण अन्य भाषाएं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि से आकर हिंदी भाषा में जुड़ जाती हैं उन्हें हम आगत वर्ण कहते हैं। अयोगवाह क्या है? देखो, अयोगवाह है, अंकः को हम अयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वरों के मेल से बनते हैं और न ही व्यंजनों के मेल से। अयोगवाह निम्नलिखित 3 रूप से होते हैं। देखो, अनुस्वार क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु केवल नाक से बाहर निकलती हैं वह अनुस्वार कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार है। जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। देखो, जैसे पंखा, झंडा, ग्रंथ आदि। सेकंड पॉइंट है अनुनासिक क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इन्हें हम चंद्रबिंदु लगाकर दर्शाते हैं, जैसे आँख, चांद, ऊंट आदि। तीसरा हमारा है विसर्ग क्या है? अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण हल्के ह शब्द की भांति होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। फिर हमारा आता है संयुक्त व्यंजन क्या है बच्चों? संयुक्त का मतलब ही ज्वाइंट है। देखो, 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी रचना इस प्रकार है। देखो, संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। ये 2 वर्णों के मेल से बने। पहला है क प्लस ख, दूसरा है त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस ञ बराबर ज्ञ, स प्लस र बराबर स्र। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आपका होमवर्क है रीड एंड लर्न। इसको रीड कर लेना और लर्न कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट के इसी लेसन में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।